नमस्कार दर्शकों, हम सभी स्पोर्ट्स की महत्वता को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम किसी भी खेल कूद से जुड़े होते हैं तो मन चुस्त और तन तंदुरुस्त होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। खेल खिलाड़ी के इस अंक में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक जिमखाना ग्राउंड, जिसे हम नेताजी स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हमारे द्वीपों के सभी प्रमुख खेलों और समारोह का आयोजन होता है। दर्शकों, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मना रहा है। महिलाएं जिसका परिश्रम, जिनकी समर्पण की भावना का उत्सव हम सभी मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में खेल खिलाड़ी के इस अंक में ऐसी एक महिला से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो कार्यक्रम में दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला इंचार्ज, जिन्हें हम स्पोर्ट्स क्षेत्र का रोल मॉडल भी कह सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी श्रीमती देवस्मिता बाल का। स्मिता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, आप स्पोर्ट्स क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं और हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके बारे में जानेंगे। एक महिला होकर आप इस स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंस है इस बारे में हम जानना चाहेंगे। साथ ही साई के जो रोल है हमारे द्वीपों में, इस बारे में भी आज हम कुछ प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहले, जो स्पोर्ट्स क्षेत्र से आप जुड़ी है, तो स्पोर्ट्स का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, ये हमें बताएं। अगर हम स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस देखें एक पर्सन के जीवन में, तो देखते हैं कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो फिज़िकली तो फिट रहते ही है, हेल्दी रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और वो काफ़ी टीम वर्क भी बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है। फ्यूचर में जाके ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे लीडर भी बनते हैं। और हम लोग अगर सोसाइटल लेवल पे देखें तो एक ब्रदरहुड क्रिएट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे हैं अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम, फिर हमारे यहाँ पे हरियाणा, यूपी के भी बच्चे हैं। तो ये एक कल्चरल यूनिटी क्रिएट करता है, ब्रदरहुड क्रिएट करता है। तो स्मिता जी, आप इतने इस क्षेत्र से आप जुड़ी हुए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपके मार्गदर्शन में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का सभी के जीवन में एक अलग जगह होती है। तो हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल कूद से जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है। बेसिकली अभी के टाइम पे हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, हेल्थ इश्यूज़, फिटनेस इश्यूज़। तो अगर एक व्यक्ति खेल से जुड़े हुआ है तो उनको वो इश्यूज़ के कम फेस करना पड़ता है। और फिर अगर आप देखोगे हमारे जो बच्चे हैं बहुत कम उम्र से शुरू करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, वो अपने काफ़ी ब्रेव होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और ये लोग काफ़ी अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं। और बाद में जाके हमारे बहुत सारे साई के बच्चे हैं जो अभी पुलिस में बहुत सारे रोल्स में है। जैसे आपको पता है देवोड़ा है पुलिस में, फिर रगीना किरो, फिर एज ए टीचर भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक उनको अच्छा लीडरशिप प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हम अगर देखा जाए तो फिर टीम स्पिरिट और कल्चरल यूनिटी बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर यहाँ पे हरियाणा, यूपी के भी बच्चे हैं। तो इनको आपस में कल्चरल यूनिटी क्रिएट करता है, रीजनल यूनिटी क्रिएट करता है। तो ये फ़ायदा है। ये बहुत सही कहा आपने कि यहाँ पे जो अलग अलग प्रांत से राज्य के बच्चे हैं वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो हमारे द्वीपों के बच्चे भी क्या है, अलग लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और वो बच्चे भी क्या है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और वो भी कुछ नया सीख रहे हैं। तो स्मिता जी, अब आप हमें बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली, आपकी शिक्षा और हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। मैं बेसिकली अगरतला से हूँ, जो कि एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा की कैपिटल है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने पढ़ाई भी वहाँ पे किया है और फिर मेरी कॉलेज रहा MNIT जयपुर में। और फिर उसके बाद मैंने सेंट्रल वाटर कमीशन में कुछ दिन काम किया था। फिर उसके बाद मैंने एज ए डेप्यूटी कलेक्टर त्रिपुरा सिविल सर्विसेज में थी। उसके बाद मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ। हमारे द्वीपों में आप कार्य कर रही हैं, तो आप किन से इंस्पायर हुई कि एक स्पोर्ट्स क्षेत्र जो मेल डोमिनेटिंग होता है, इस क्षेत्र से आप कैसे जुड़ी, किसने इंस्पायर किया आपको? बेसिकली मैंने पहले भी काम किया हुआ था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन माई त्रिपुरा सिविल सर्विस। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स देखे थे और स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रीमियम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बच्चे
काफ़ी सारे ट्रेनिंग करके मेडल ला रहे हैं। इवन आपको पता होगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंतर्गत हमारे जो पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सब लोग जो जिनको भी प्राइज़ मिलता है, मेडल मिलता है, वो साई के ही प्रोडक्ट है। तो फिर ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा, तो यही इंस्पायर किया जो साई का रोल था उससे कुछ अच्छा करने का। तो जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, साई में बच्चों की जो सुबह की प्रशिक्षण है वो समाप्त हो चुकी है और वो अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच चुके हैं और स्मिता मैम जो है खुद अपनी निगरानी में उन्हें देख रही है कि वो ठीक से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए जानते हैं यहाँ में जो बच्चों का डिसिप्लिन है और जो फूड और एकोमोडेशन है इसके बारे में। तो स्मिता जी, बस सुबह का समय है, बच्चे का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो बताइएगा कि इन्हें ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया जाता है और आप कैसे अपनी निगरानी में ये सब कुछ करती हैं। हमारे ब्रेकफास्ट का मेनू सेट है पूरे वीक के लिए। संडे को डोसा मिलता है, किसी दिन आज जैसे ब्रेड ऑमलेट मिला हुआ है, फिर पोच एग मिला हुआ है, कभी इडली मिलता है, कभी बड़ा मिलता है, फिर पोहा, सेवाई, अलग अलग दिन अलग अलग। और सुबह मैंडेटरी एक फ्रूट्स देते हैं, तो आप आज देख सकते हैं आज एप्पल मिला हुआ है, बच्चों के पास एप्पल होंगे, तो सुबह एप्पल देते हैं, दोपहर को फिशेस देते हैं और रात को चिकन रहता है। रात में स्वीट डिश रहता है, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, कुछ मिठाई, सेवाई, और दिन में यूजुअली हम फ्रूट्स देते हैं और मछली देते हैं। क्या है इनके डाइट में, क्या है आपने सब तरह की जो चीज़ें मिलाई हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रांत और राज्य से भी बच्चे हैं, जो इनका हेल्थ बेनिफिट्स और थोड़ा सा टेस्ट को भी ध्यान में रखा गया है। और हमारे दर्शक माता पिता जो देख रहे हैं अपने बच्चों के, वो भी बहुत खुश हो गए होंगे, उनके बच्चे जो है बहुत हेल्दी फूड और बहुत टेस्टी फूड खा रहे हैं, है ना स्मिता जी। तो स्मिता जी, आप साई से आप जुड़ी, तो जब आप जुड़ी तो किस तरह का सोच, किस तरह के थॉट्स के साथ आप हमारे द्वीपों में आई और साई से आप जुड़ी। मैं जब आई थी अंडमान निकोबार में, तो यूजुअली अंडमान निकोबार को सब एज ए टूरिस्ट हब जानते हैं, तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टेक होल्डर है, एसोसिएशन, स्पोर्ट्स के पुराने प्लेयर्स, प्रेजेंट प्लेयर्स, उनके पेरेंट्स, कोचेस, सबसे मैंने फीडबैक लिया। तो मुझे एक कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हुआ अंडमान निकोबार में क्या इश्यूज चल रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में मैं उनको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने उस नॉलेज पे वर्क किया है और लास्ट 2 साल में हमने बहुत कुछ अचीव किया है पॉलिसी लेवल पे, जो कि दिल्ली डायरेक्ट देखता है, जैसे खाने का प्राइस हो जाए या फिर हमारे जो बच्चे बाहर जाते थे तो उनमें पैसा पहले 5,000 रुपये आता था और अभी ये 300% राइज़ हुआ है। 300 से भी ज़्यादा आई गेस 400% राइज़ हुआ है। तो ये सब हमने सारे पॉलिसी लेवल पे भी काम किया है। और यहाँ पे अगर देखें तो हम बच्चों से पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स कोचिंग मीट कराते हैं, तो उससे पता करते हैं कि क्या इश्यूज़ है। तो हम यूजुअली उनके ट्यूशन के इश्यूज़ थे, तो हम लोग बच्चों के माइक्रो लेवल पे जाके उनके एजुकेशन को भी देखते हैं, जो कि हमारा बेसिक काम नहीं है, बट फॉर द चिल्ड्रंस बेनिफिट, और ताकि पेरेंट्स भी खुश रहे कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा हो रहा है। और फिर खाने में भी कोई कंप्लेन यूजुअली होता नहीं है, अगर कोई हो तो हम यूजुअली सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे हम कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। स्मिता जी, जो हमारे द्वीपों के जो यंग टैलेंट्स हैं, जो यंग खिलाड़ियाँ हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और इसके साथ ये भी हमें बताइए कि साई के अंडर किस तरह के गेम्स होते हैं और किस तरह के गेम्स के लिए बच्चों को ट्रेनिंग किया जाता है। अंडमान निकोबार के बच्चे अगर आप फिज़िकली देखो, ऑलरेडी वो लोग फिज़िकली नेचुरल, उन पास टैलेंट रहता है। और अंडमान निकोबार का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे लोग अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रेस, जो कि BS गुहा ने सजेस्ट किया था, जैसे यहाँ पे नेग्रितो, मंगोलॉयड, फिर द्रविडियन, इंडो आर्यन, हर रेस के आपके बच्चे मिलेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उनकी फ़िज़िकल ट्रेस अलग अलग वे में डेवलप होती है, तो वो लोग यूजुअली हर गेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैंने जब देखा यहाँ पे इतनी टैलेंट है, और स्पेशली निकोबार के लोग मतलब इनबॉर्न उनके पास साइकिलिंग के टैलेंट है। तो हमारा एक कार निकोबार का सेंटर था जो कि 2004 से सुनामी के बाद से बेसिकली वो टूट गया था, बट फिर उसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, मोदी जी आकर उन्होंने रिनोवेट किया था, बट फिर भी उसका चालू नहीं हुआ था, मतलब बच्चे वहाँ पे रहते नहीं थे। अब वो रेजिडेंशियल सेंटर बन गए हैं और अभी उन दोनों को मिला के हमारे पास 150 से भी अधिक बच्चे हैं। और डिसिप्लिन जो कवर कर रहे हैं दोनों सेंटर्स, वो है साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल बॉयज़, फुटबॉल गर्ल्स, फिर कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग।
तो स्मिता जी, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि हमारे द्वीपों के साथ साथ अलग अलग राज्य के भी बच्चे हैं, तो इन बच्चों की जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होती है? किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ है इन बच्चों को चूज़ करने में? हम लोग हर साल फेब्रुअरी मंथ पे हमारा एक एकेडमिक कैलेंडर है। फेब्रुअरी मंथ पे हम लार्ज स्केल सिलेक्शन ट्रायल करवाते हैं जो कि बहुत सारे द्वीपों में जाते हैं। इस बार पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान में गए थे और कच्छाल कमोरता गए थे, प्लस पोर्ट ब्लेयर तो था ही। तो फिर उसमें जैसे पोर्ट ब्लेयर में हमने एडवर्टाइजमेंट किया, उसको हम पब्लिसाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद यूजुअली देखा जाता है कभी कभी बाहर के राज्य से भी बच्चे आते हैं सिलेक्शन ट्रायल देने। फिर उनका एक मार्किंग सिस्टम होता है जो कि साई ने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है। उनके हाइट के ऊपर मार्क्स है, रनिंग में कितने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं उसके ऊपर मार्क्स है। तो फिर उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे बिल्कुल भी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वो कम्प्लीटली जो उन्होंने परफॉर्म किया है सिलेक्शन ट्रायल पे, उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो स्मिता जी, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रांत के बच्चे तो हैं, कोचेस हैं और अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो और बच्चे हैं ऐसे में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतभेद होगा, टकराव होगा, और ऐसे समय में आप कैसे इन्हें सॉल्व करती हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जो बच्चे वो 10 साल की उम्र से यहाँ पे ट्रेनिंग रहते हैं। तो फिर यहाँ के बच्चे बहुत छोटे हैं बेसिकली, और 18 साल तक बच्चे रहते हैं यूजुअली। तो जो एज गैप है वो डिफरेंस है। और फिर यूजुअली उनमें ये काफ़ी टीनेज एज है, आपको पता है, एडोलेसेंट। तो इसमें काफ़ी बच्चों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और यूजुअली थोड़ा एड्रेनलिन रश थोड़ा ज़्यादा होता है, लड़ाई करने की टेंडेंसी होती है। तो दिस इश्यूज़ आर वेरी फ्रिक्वेंट। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई इश्यूज़ हमारे सामने आता है तो हम पहले फीडबैक लेते हैं। स्पेशली हम वार्डन से फीडबैक लेते हैं क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। फिर कोचेस से लेते हैं, फिर उनके बाकी जो साथी आए बच्चे उनको एनोनिमसली उनका भी फीडबैक लेते हैं। तो एक हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसने गलती किया है। तो पहले वार्निंग में हम बच्चों को डायरेक्टली समझाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो। फिर अगर उसमें भी काम उन लोग बात ना माने तो फिर हम उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखिए दिस इज़ लास्ट वार्निंग, नहीं तो फिर अगले बार हमें निकालना पड़ जाएगा। फिर थर्ड केस में अगर उसमें भी कुछ नहीं हो पाया तो फिर हम बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं, कोचेस से रिपोर्ट लेते हैं कि बच्चे का कुछ पोटेंशियल है या नहीं, या फिर बच्चा काफ़ी इनडिसिप्लिन है। तो अगर तब भी कुछ ना हो तो हम इनडिसिप्लिनरी ग्राउंड पे बच्चों को हटा देते हैं बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बाकी बच्चे। तो स्मिता जी, ये जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, कहा जाता है कि कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड है। यहाँ पर आप जुड़ी हुई हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग आप दे रही हैं, उनकी जो देख रेख है, सब तरह की का जो है बातों पर आप ध्यान रखती है। तो कितना मुश्किल है या कितना आसान है एक मेल डोमिनेटिंग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाना? मुझे लगता है जब हम पहले आते हैं कोई भी लेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनिशियली लोग सोचते हैं कि औरत आई है, कुछ हो नहीं पाएगा, ज़्यादा कुछ, अब तो ऑलरेडी ख़राब था, अब क्या हो पाएगा। बट मुझे लगता है आफ्टर सम टाइम वो आपका जो रिज़ल्ट आप दे रहे हो वो विजिबल हो जाता है। तो फिर आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। लोगों को ऑलरेडी समझ आ जाता है कि यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, तो लोग ऑलरेडी आपके पास आते हैं। तो मैं जब पहले आई थी तो मुझे पहले तो समझ आ रहा था कि कैसे कैसे किसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, बट ग्रेजुअली आई फाउंड कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग मेरे साथ कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। इवन जो साई में दिल्ली मेरे कोलकाता रीजनल सेंटर है, उन लोग को भी समझ आया कि मतलब आई एम डूइंग गुड वर्क। तो वो लोग हमारे सेंटर के लिए उन्होंने फंडिंग बढ़ा दिया। पहले आई वुड लाइक टू से पहले हमारा 1 करोड़ था, अभी ये 4 करोड़ हो गया लास्ट ईयर में। तो उन्होंने खुद ही समझा कि काम हो रहा है, यहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, तो काम होने लगता है। एंड आई गेस वीमेन आर बेसिकली बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो काम अच्छा होता है तो काम तो दिखता है। तो स्मिता जी, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनके साथ आप कैसे कोलैबोरेट करते हैं? स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही लोग बच्चों के प्राइज़ मनी देते हैं, फिर उनका रिकॉग्निशन देते हैं कि वो लोग स्कूल स्टेट के बच्चे हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। एंड यूजुअली हमारे साथ वो लोग काफ़ी अच्छा रिलेशन रखते, कुछ भी बोलते हैं तो दे हियर आवर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू एड्रेस।
और फिर एसोसिएशन के साथ तो हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि एसोसिएशन का बेसिक काम होता है कि वो अनबायस्ड वे में बच्चों का सिलेक्शन करे। जैसे कोई कंपटीशन में जाएंगे तो कौन बच्चे जाएंगे, वो रोल है एसोसिएशन का सिलेक्ट करने का, ताकि एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने जानबूझ के एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी को दिया था ताकि उसमें कोई करप्शन नहीं आए और फिर एकदम अच्छे टैलेंट्स उभर के आए। तो हमारे बच्चे यूजुअली टैलेंटेड है, बहुत मेहनत कर रहे, तो उनका सिलेक्शन होता है, तो एसोसिएशन उसमें हेल्प करता है। फिर ऊपर से जैसे अभी नेशनल गेम्स हुआ था तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट करके भेजा था एज ए CDM, शेफ द मिशन। तो these are commendable because of the good cooperation, good rapport we are having, so they have sent us. तो स्मिता जी, आप पहली महिला इंचार्ज के तौर पर साई के साथ में आप जुड़ी हुई है, तो आगे कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स है, आगे के लिए आपने क्या सोचा है अपने लिए? जब मैं पहले आई थी तो मुझे पता पड़ा कि अंडमान निकोबार वाज डूइंग वेरी वेल इन स्पोर्ट्स, बट लेटर समहाउ कुछ इश्यूज़ के लिए उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जो इश्यूज़ है, मैंने पहले तो सबसे पता किया था, तो उस पर मुझे वर्क करना है। तो और मुझे ये पता था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मेरा टेन्योर छोटा है, तो मुझे था कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ का। जो पॉलिसी लेवल पे डिसीजन मेकिंग है, जैसे हमने यहाँ पे कंपटीशन एक्सपोजर का पैसा बढ़ा दिया, खाने का जो मेस का प्राइस था वो इन्फ्लेशन से उतना लिंक नहीं था, तो मैंने उसको भी इन्फ्लेशन से लिंक करा के उसको बढ़ा दिया। फिर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप को पता होगा, लास्ट 1 साल में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, हॉस्टल्स बहुत अच्छे बन गए हैं, और फिर मेस, किचन, बस भी पहले थोड़ा पुराना बस हो गया था, तो सब कुछ हमने नया, और फिर मेंटेनेंस में हमने उसमें इन्वेस्ट किया ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी कुछ इक्विपमेंट्स थे नहीं हमारे पास, तो मैंने स्पेशली उन इक्विपमेंट्स पे फोकस किया जिससे सारे डिसिप्लिन का बेनिफिट हो सके। तो मैंने उनमें पहले इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद पेडल्स पे, फिर हमारे अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं इसी मंथ पे। तो ये था विज़न, और टारगेट ऐसे कुछ तो अचीव हुए, और कुछ और बचे मेरे ख्याल से, जैसे निकोबारीज दे आर डूइंग वेरी गुड, बट वो लोग हमारे सेंटर में यूजुअली निकोबार छोड़ के नहीं आते हैं। तो अभी हमारे सेंटर में अराउंड 5-6 बच्चे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आपके माध्यम से पेरेंट्स लोग देख रहे हैं और यहाँ पे भेजें तो हमारा दीप और भी अच्छा करेगा। अगर सब पेरेंट्स बेस्ड ऑन देयर बच्चों का टैलेंट के बेसिस पे जब सिलेक्शन होता है, कुछ पेरेंट्स नहीं भेजते, तो वो भी भेजें, सब बच्चे यहाँ पे आए। और मैं पेरेंट्स के मुझे पता है पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके बच्चे भेजते हैं, तो हम लोग उनके सेफ्टी, फिर अच्छा खाना, अच्छा फैसिलिटी देते हैं। और अभी बच्चे का अगर मैं बताना चाहूँगी, जैसे कभी कुछ बच्चे का कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है तो रात भर हमारे स्टाफ हॉस्पिटल में रहते हैं, हाँ, तो फिर पूरा केयर करते हैं हम। हमें आशा है कि आज के जो इस अंक को अगर हमारे दर्शक देखेंगे, माता पिता देखेंगे, तो इन्हें ये पता चलेगा कि कितने अच्छी तरह से यहाँ में बच्चों की देखरेख की जाती है, प्रशिक्षण यहाँ पे उन्हें दिया जाता है, उनका हेल्थ का भी इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो स्मिता जी, हमें ये बताएं कि जो कार निकोबार जो ट्रेनिंग सेंटर है साई का, उसके अंतर्गत किस तरह के कार्य हो रहे हैं, और अब जैसे कि आपने बताया कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं, और अगर आगे जाकर वहाँ के जो यंग टैलेंट्स हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ जाए तो कितना नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स आने की संभावना बढ़ जाएगी? हम जानते हैं कि यहाँ के जो देबोरा, फिर डेविड बेकहम, एसो, सेलेस्टिना, वो लोग यहाँ के एकदम एलिट प्लेयर्स हैं, और इवन साई के भी एलिट प्लेयर्स हैं। वो लोग इंटरनेशनल में बहुत मेडल्स ला रहे हैं, और इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये लोग निकोबार से बिलोंग करते हैं। तो अगर निकोबारीज, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, आजकल अभी भी पेरेंट्स बहुत जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे को भेज रहे हैं, बट कुछ पेरेंट्स को लगता है कि उनके कल्चर से दूर हो जाएंगे, बट हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग उसका भी केयर करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कभी कोई भी इवेंट में वो लोग प्राइज़ लाते हैं तो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, वो लोग निकोबारीज डांस करते हैं, और तो हम लोग कल्चर से भी जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि जो कार निकोबार का सेंटर है उसमें अभी 4 डिसिप्लिन है, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, और 2024 में वो स्टार्ट हुआ है, और वहाँ पे भी मैस में खाना देता है, अच्छा खाना देते हैं, और वहाँ का इवन मैस का जो खाने का प्राइस है दैट इज़ मोर देन पोर्ट ब्लेयर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर।
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा करें। और हमको पता है कि अभी रिसेंटली LG कमेंडेशन सर्टिफिकेट 6 बच्चों को मिला है साई के, उसमें से 4 बच्चे साई कार्निकोवाड़ के ही है। तो वो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और वहाँ पे जो कोचेस हैं वो लोग काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और लास्ट 1 साल में ही उनके पास 10 मेडल आ गए हैं, विच इज़ अगेन कमेंडेबल। तो हमें आशा है कि आगे और भी बच्चे जो हैं इनसे जुड़ेंगे और हमें नेशनल और इंटरनेशनल मेडल दिलाने में अपना सहयोग देंगे। तो स्मिता जी, आप साई से जुड़ी हुई हैं और जितने भी आपसे अब तक हमारी बातें हुई इससे हमने ये जाना कि कितना कुछ बदला है यहाँ पर, कितने सारे प्लेयर्स यहाँ से जुड़े हैं, आगे वे बढ़ चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। स्मिता जी, हमें इस बात की जानकारी है कि आप कुछ दिनों में यहाँ से आप शायद जाने वाली, ऐसा हमने सुना है, तो आप हमें बताइए कि आप कितने दिनों तक है यहाँ पर, क्योंकि साई से आप जुड़ी हुई है, कितना कुछ यहाँ पे बदला है, शायद ये हमारी एक लॉस हो सकता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं 2023 का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसमें मेरा चयन हुआ है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यहाँ पे और 2 महीने बाद जाने वाली हूँ। बट ये मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे भी हमारा ट्रांसफरेबल नेचर के जॉब है, तो हमारा फोकस यही था कि फाउंडेशन लेवल पे चेंजेस लाए। तो फाउंडेशन लेवल पे इसलिए हमारे चेंजेस काफ़ी सारे हो गए हैं, जैसे पॉलिसी लेवल पे वो इजीली चेंज नहीं हो सकता, वो रहेगा। तो ये सब चीज़ें रह जाएगी, भले मैं रहूँ या ना रहूँ। जैसे कार्निकोवाड़ सेंटर खुल चुका है, वहाँ पे अच्छे से फ्लरिश हो रहा है, मैथ्स का टेंडर हो चुका है, कोचेस है वहाँ पे, बच्चे हैं वहाँ पे, तो ये सब कुछ भी बंद नहीं हो सकता और रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आप भी एज ए प्रेस हमारे स्टेक होल्डर हो, आप भी जब भी कोई बच्चे प्राइज़ लाएंगे आप उसका रिकॉग्निशन दोगे, तो मतलब एज ए टीम वर्क साई और बच्चों का जो स्पोर्ट्स में चल रहा है वो बढ़ोतरी होगी, वो कभी कम नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छे सोच आप रखते हैं। और स्मिता जी, तो आप साई से आप जुड़ी हुई हैं और इस क्षेत्र में आपको एक रोल मॉडल हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में कितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हमारे जो युवतियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, आपको देख रही हैं, और अब क्या है, हमें महिलाओं को किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस दिन के लिए और महिलाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आपको थैंक यू कि आप एज ए रोल मॉडल मुझे कंसिडर कर रहे हो। मैं ये सोचूंगी कि मेरे पास और भी बहुत जीवन पड़ा हुआ है, मैं सही में और भी बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ जिस भी क्षेत्र में मैं जाऊँ, और सही में मैं रोल मॉडल बनूँ लड़कियों के लिए। ये मेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, सो थैंक यू। और आप जो बोल रहे थे मैसेज, मैं क्या देना चाहती हूँ, लड़कियाँ, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, भले ही फिजिकली ना हो, बस मेंटली बहुत होती है। बट आजकल हमें पता है कि स्पोर्ट्स में जुड़ के लड़कियां फिट रह के लड़कियां फिजिकली मेंटली दोनों जगह स्ट्रांग हो रही है, और लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और लड़कियों में इन जनरल मैनेजमेंट का एक टैलेंट है जो कि सदियों से लड़कियों के पास है। तो एज ए मैनेजरियल रोल पे लड़कियां बहुत अच्छा कर सकती है। और मैं सब लड़कियों को या जो भी वुमेन है सबको बोलूँगी कि आपके पास जो भी टैलेंट हो और आप उस टैलेंट पे वर्क करिए, एक रोड मैप बनाइए और उसको अचीव करिए। और अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है कभी कभार कुछ कल्चरल फैक्टर के लिए सपोर्ट ना भी रहे, बट तब भी आपको आगे बढ़ना है। आप अकेले ही 100 के बराबर हो, अपने आप को कभी कम मत सोचिए, बिकॉज लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अभी वुमेन एम्पावरमेंट लेड न्यू इंडिया बनने वाला है, तो उसका भागदान कीजिए। अपने आप को कभी कम न समझे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मिता जी की ये है सोच, और हम सभी, आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो स्मिता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे जुड़ी बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली, और साई में जो हो रहे हैं उन गतिविधियों के बारे में भी आज हमने विस्तार से जाना। इसके लिए हमारे पूरे टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरदर्शन को भी शुक्रिया करना चाहूँगी, और मैं सभी दर्शकों को इंटरनेशनल वीमेंस डे पे सबको हैप्पी वीमेंस डे ग्रीट करना चाहूँगी। थैंक यू।